जब कोई चार्ज मूव कर रहा हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें हम किसी चार्ज को मूव करवाएं तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन वो चार्ज मूविंग होना चाहिए, ये नहीं रुका हुआ चार्ज अगर रख दोगे तो नहीं फील करेगा, वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा फोर्स। तो उसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरफ लग रही है, ध्यान से देखना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान सकते हैं ना अपने हिसाब से। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, या फिर एक्स एक्सिस, समझ गए ना? एक्स है, वाई है, तो जेड किस तरफ आ रहा होगा? तुम्हारी तरफ आ रहा होगा। तो मैंने इसको ऊपर की तरफ बना दिया है, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। लेकिन एक्चुअल में जेड एक्सिस ऊपर नहीं होगा, तुम्हारी तरफ आ रहा होगा। एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं वाई एक्सिस की तरफ क्या लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड। हम नीचे भी ले सकते थे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन थोड़ा इमेजिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती। हम अपने हिसाब से ही तो चुन सकते हैं ये सब चीज़ें। ये मान लेते हैं ओरिजिन है। अब क्या हो रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो अब मैंने क्या लेना है? एक मूविंग चार्ज लेना है। मूविंग चार्ज किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से थीटा पे मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज ले रहा हूँ, याद रखना। नेगेटिव क्यू चार्ज की केस थोड़ा अलग हो जाएगा। केस अलग क्या हो जाएगा? जो भी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है, नेगेटिव चार्ज पे ठीक अपोजिट लगती है उससे, ठीक। सपोज दिस इज इस डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज मूव कर रहा है, ठीक। कितने एंगल पे मूव कर रहा है? थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। और उसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। सपोज v वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तब क्या होता? तो याद रखना, जब पॉजिटिव चार्ज, मैं अभी बात कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज के लिए, जो भी फोर्स की डायरेक्शन आएगी, अगर निगेटिव चार्ज मूव कर रहा होता तो उसकी डायरेक्शन ठीक अपोजिट होती। जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आई, तो निगेटिव चार्ज पे क्या होगी? नीचे की तरफ जा रही होगी। बस, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। हमें क्या लेना है? पॉजिटिव चार्ज लेना है, ठीक। एनालिसिस के लिए मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक। तो इस पे जो फोर्स लगती है इस क्यू चार्ज पे, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और थीटा एंगल पे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इस पे जो फोर्स लगती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान से देखना। और किसके प्रोपोर्शनल होती है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। और किसके प्रोपोर्शनल होती है? या फिर v साइन थीटा के बेसिकली प्रोपोर्शनल होती है। और किसके प्रोपोर्शनल होती है? b के प्रोपोर्शनल होती है। तो इस पर्टिकुलर क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रही होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? क्यू चार्ज मूव कर रहा है, ये रुका नहीं हुआ, यहाँ मैंने लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं रुका हुआ है। इस हाँ, इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, v साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा उस पर भी प्रोपोर्शनल होती है। तो इनको कंबाइन करिए तो क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, एक कांस्टेंट भी आता है के, लेकिन के की वैल्यू हम 1 मानते हैं, ठीक। इन तीनों को जरा कंबाइन करो तो क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मूविंग इन एन मैग्नेटिक फील्ड विद मेकिंग बाय मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात? चलिए एक और चीज़, इस एफ की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द वेलोसिटी। क्लियर है? यानी कि ऊपर की तरफ कहीं लग रही होगी फोर्स। फोर्स कितनी लग रही होगी? ऊपर की तरफ लग रही है, जेड एक्सिस की तरफ। और जेड एक्सिस क्या है? इस v वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? यहाँ पे देखिए v की वैल्यू 0 करो जरा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जरा 0 करो तो क्या हो जाएगा? f 0 हो जाएगा कि नहीं? कहने का मतलब स्टैटिक चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगती है, ठीक। भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही हो, क्योंकि मूविंग जब चार्ज होता है तो साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगा रही होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लग रही होगी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि नेट फोर्स 0 होगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होती है एफ क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फोर्स है, वो 0 होगी, ठीक। आगे लिखिए। ये अभी ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात हो रही है, अभी इसको स्केलर सॉरी वेक्टर की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं कि कितनी वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व है। ये है, ये वेक्टर क्वांटिटी तो है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन थीटा लगा हुआ है, तो कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अभी वेक्टर फॉर्म में भी बात करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है? जो भी एफ होगा वो v क्रॉस b की डायरेक्शन में होगा, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन में क्या होगा? यानी f इससे भी परपेंडिकुलर होगा, इससे भी परपेंडिकुलर होगा। केसेस देख लेते हैं, यहाँ तक लिखना, ये केसेस अभी नहीं लिखना। केस फर्स्ट है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लूँ, थीटा किसके बीच में एंगल है बेसिकली? याद रखना ये सब चीज़ें, b और v के बीच में, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। 90 डिग्री होगा तो बताइए, साइन 91 होता है, तो फोर्स क्या लग रही है? मैक्सिमम लग रही होगी। अच्छा, यही प्रिंसिपल किस में यूज़ होता है? मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो, यही तो प्रिंसिपल पे काम करती है।
इसमें केस में क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी। सेकेंड केस थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 होगा, तो साइन 0 0, एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज विल बी 0। ठीक है। तीसरा क्या है, वेलोसिटी अगर 0 है तब भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो 3-4 केसेस हैं, लिख लो। केसेस 1 2। फोर्स का क्या नाम होता है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स रूल। यस सर। चलिए, तो इसमें क्या करना है, बेसिकली अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से ओरिएंट कर लेना है। ये थंब है, 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर, 3 का यूज़ करना है। थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनका यूज़ करना है हमें। और अपने थंब को याद रखना, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, ऐसे याद रख सकते हो। ये बताएगी फोर्स, ये मैग्नेटिक। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की थंब को, 4 फिंगर को, मिडिल फिंगर को इस तरीके से ओरिएंट कर लूँ कि सच दैट द 4 फिंगर डायरेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, और याली जो फील्ड है ये जो है ये किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में, या फिर जिस पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन मूव करेगा उसी डायरेक्शन में तो करंट फ्लो करेगा। तो जिस तरफ हमारी ये थंब जाएगा वो क्या होगा, फोर्स बताएगा, चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी। समझ गए। इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, वी की वैल्यू इधर थी और एफ ऊपर था। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी तरफ आपका करंट भी होगा, या फिर वेलोसिटी जिस तरफ हो पॉजिटिव चार्ज की। देखिए उसी से रिलेट हो रहा है कि नहीं। मैंने ये भी कहा था ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक, और या फिर ये बाहर की तरफ ना आ रहा हो तो एफ बाहर की तरफ आ रहा हो। बहरहाल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं। आपको सिंपल से याद रखना है, ओरिएंट योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स सच दैट 4 फिंगर डायरेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भूल जाना तो एफ बी आई याद रख लेना, या फिर डायग्राम ये बना लेना, तब याद हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे याद रखने के लिए मैं बना भी दे रहा हूँ ये क्या भैया, बी आपकी 4 फिंगर में उंगली, ठीक है, और ये मिडिल फिंगर या भी सेंट्रल फिंगर भी बोल सकते हो, और दिस इज थंब, याद रख लेना। इसका अल्टरनेटिव भी बताता हूँ अभी। अच्छा, निगेटिव चार्ज हो रहा होता तो क्या एनालिसिस नहीं करोगे उसका, तो निगेटिव को मान लेना पॉजिटिव। तो अगर निगेटिव चार्ज सपोज दिया है आपको, कहेगा कि मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको मान लेना पॉजिटिव है, फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेना। अगर ऊपर की तरफ जा रही होगी फोर्स, उस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज मान के करेंगे, अगर ऊपर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन आ रही होगी तो दैट मीन निगेटिव पे नीचे की तरफ लग रही होगी। ठीक है, अगर इन केस राइट पे फोर्स आ रही है, तो भाई हमने हाथों को ओरिएंट किया, देखा कि राइट की तरफ आ रही है फोर्स, तो निगेटिव के लिए क्या होगी, लेफ्ट की तरफ होगी। या तो ऊपर हो गया तो नीचे हो गया, तो राइट हो गया तो लेफ्ट होगा, और कोई तरीका और कोई आ सकती है डायरेक्शन नहीं आएगी। समझ गए। तो पॉजिटिव मान लेना उस केस में, क्योंकि उल्टी उंगली तो ऐसे रख नहीं सकते हो निगेटिव के लिए, फिर आपको उधर हाथों को ओरिएंट नहीं कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज को लिया गया, वरना निगेटिव नहीं ले लिया जाता। समझ गया ना मेरी बात। दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, अगर ये जिनको टफ लगता है, हाथों को उंगलियों को ऐसे ऐसे करने में दिक्कत होती है, उनके लिए एक और मेथड होता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता करते थे, लेकिन यहाँ पे यूज़ दूसरा है, यहाँ पे फोर्स निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या होता है, अपनी राइट हैंड का यूज़ करना है। ध्यान से देखना, क्योंकि हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ज़्यादातर यही वाला रूल यूज़ करवाऊंगा मैं, करवा इससे भी दूंगा मैं। ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहेगा। अगर तुम्हें ये आसान लगता हो जब न्यूमेरिकल करते समय, या फिर जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते समय, तो ये यूज़ कर लेना, दोनों एक ही चीज़ है, देखना डायरेक्शन सेम ही आएगी। राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या करना है आपको, अपने राइट हैंड का यूज़ करना है, अपने हाथों को इस तरीके से ओरिएंट कर लेना है राइट हैंड को कि थंब किस तरफ जाए, करंट की तरफ। किस तरफ, अब कहोगे करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, अरे जिस तरफ वेलोसिटी हो पॉजिटिव चार्ज की, वो करंट की ही डायरेक्शन होती है ना, करंट की डायरेक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उस तरफ अपने थंब को ओरिएंट कर लेना है। ठीक, अपने पाम को किस तरफ स्ट्रेच कर लेना है, पाम मतलब हथेलियों को, जिस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड हो। तो पाम किस तरफ करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जिस तरफ आपका थंब ओरिएंट, सॉरी, पाम से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, सपोज करंट इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है। देखो ध्यान से देखो, करंट इस तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, मैंने अपनी पाम को इधर रख दिया, करंट इस तरफ आ रहा है, देखो
इधर मैंने करंट किया, फोर्स किस तरफ लग रही है, ऊपर ही तरफ आ रही है कि नहीं, चाहे इससे देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो दोनों एक ही चीज़ है। देखो यार, डायग्राम में करके बता तो रहा हूँ मैं, अपनी कॉपी पे करके देखना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो गया है, ये जो इसमें आएगी चीज़ तुम्हें वो तुम्हारी कॉपी में दूसरे तरीके से आ रही होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पाम को रखना है, बाहर की तरफ आपका करंट आ रहा है, अपने करंट को थंब डायरेक्शन में कर लेना है, और देखो परपेंडिकुलर हमने पाम से ड्रॉ किया, किस क्या आ रही है, फोर्स आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पाम गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हेडिंग ले ली डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से इस फॉर्मूले से बी का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा, आएगा कि नहीं। थीटा में मान लेता हूँ 90 डिग्री है, थीटा क्या मान लूँ अगर मैं 90 डिग्री, कहने का मतलब चार्ज मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अच्छा थीटा हो गया, v की वैल्यू 1 ले लूँ मैं अगर, और q की वैल्यू 1 ले लूँ, तो b इक्वल टू एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से डिफाइन करके बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करोगे, फॉर्मूला बन के आ गया। ये फॉर्मूला आया कैसे है, इन सब चीज़ों को करने पे आया, यानी चार्ज अगर 1 यूनिट हो या फिर 1 कूलॉम हो, वेलोसिटी 1 यूनिट हो या फिर 1 मीटर पर सेकेंड हो, तो जो b होगा वो किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। ये मैंने 1 इसके आगे यूनिट क्यों नहीं लिखी, 1 यूनिट लिख दे रहा हूँ। चलो यहाँ मैं 1 कूलॉम लिख सकता था, कूलॉम क्यों नहीं लिखा मैंने, हालांकि कूलॉम के अलावा और भी यूनिट्स होती हैं कूलॉम की। यहाँ 1 जो भी हो चीज़ 1 है। अगर मैं CGS की बात करूँगा तो वेलोसिटी किस में होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उस केस में इसकी CGS यूनिट होगी, तो वो गॉस होती है। मैग्नेटिक फील्ड की CGS यूनिट क्या होती है, गॉस। तो यहाँ 1 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। अगर b 1 मीटर पर सेकंड होगी और कूलॉम 1 कूलॉम होगा तो b क्या आ जाएगा, टेस्ला में आ जाएगा, ऐसा यूनिट, ठीक है। जो भी चीज़ है 1 यूनिट है, ठीक। डिफाइन करिए मैग्नेटिक फील्ड को। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज व्हेन द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी ऑफ 1 यूनिट एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट या फिर 1 कूलॉम, ठीक है। कूलॉम तो 1 कूलॉम भी लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी वैल्यू फोर्स के बराबर होती है, कब होगी, जब चार्ज 90 डिग्री पे मूव कर रहा हो और कितनी वेलोसिटी से, 1 यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 यूनिट हो। समझ में आ गई बात। फॉर्मूला क्या है यहाँ से, यहाँ से बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा की कोई यूनिट थोड़ी ना होती है। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, कूलॉम इसकी मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, v की यूनिट क्या हो जाएंगी, न्यूटन, कूलॉम -1, मीटर -1 सेकेंड, ठीक है। देखो ये न्यूटन, कूलॉम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट की बात करूँ, यही किसके बराबर होती है, टेस्ला के बराबर होती है। यही जो टेस्ला हम पढ़ते हैं, टेस्ला मैंने बताया ना, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। वेबर पे अभी नहीं चाह रहे हैं, वेबर फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अब पढ़ेंगे हम। तो यही किसके बराबर होती है, टेस्ला के बराबर होती है, लिख लो। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, चार्ज को एम्पेयर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, एम्पेयर के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है चार्ज, है क्यू अपॉन टी, नहीं करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। हाँ तो एक तो ये यूनिट ये भी है, ठीक है, इसको तो रखो ही। न्यूटन, इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पेयर पर सेकंड लिख सकते, नहीं एम्पेयर सेकंड लिख सकते हैं, और इसको मीटर पर सेकंड लिखो ही, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, एम्पेयर मीटर बचेगा केवल, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट, तो न्यूटन एम्पेयर -1 मीटर -1, ये भी टेस्ला के बराबर ही होती है। समझ गए, ये भी लिख लो। अब यहाँ से 1 टेस्ला डिफाइन करो, डिफाइन 1 टेस्ला। 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे, आपके पास फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, यूनिट पता करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो यूनिट पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से भी देख सकते थे, कूलॉम पर सेकंड क्या होता है, एम्पेयर होता है। देखो यहाँ से पता चल जाता है, कूलॉम पर सेकंड क्या होता है, एम्पेयर ही तो होता है।
तो कूलॉम पर सेकंड की जगह देखिए एम्पेयर आ गया। अब डिफाइन 1 टेस्ला, डिफाइन 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, एक टेस्ला को डिफाइन करो मैग्नेटिक फील्ड को, फॉर्मूला आपके पास है, बताइए। बी इज गुड एफ है। न्यूटन, हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं उसको। देखो बी की वैल्यू 1 अगर है तो एफ की वैल्यू 1 न्यूटन होगी कि नहीं है? बी इज गुड एफ आया ना यहाँ इस कंडीशन से, तो 1 टेस्ला कब होगा? जब 1 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। कब लग रही होगी 1 न्यूटन की फोर्स? ये जब ये कंडीशन हो गया। बनाओ डिफिनीशन। देखो डिफिनीशन रट के न मत जाओ, कितना चीज़ें पढ़ के जाओगे, रट के जाओगे, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की भी लिखोगे ना। तो देखिए हाँ उतना ही रखेंगे, 30% रिडक्शन होगा, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो देखिए 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन द, या फिर ऐसे बोल सकते हो, इफ़ द मूविंग चार्ज, इफ द चार्ज इज मूविंग एट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 1 यूनिट एंड हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कूलॉम या फिर 1 यूनिट, then the when the magnetic field will be 1 tesla and the force acting on the charge will be 1 newton, ऐसे बोल सकते हो। या फिर 1 tesla is will be equal to 1 newton of force when the charge is moving with unit velocity perpendicularly to the magnetic field and the magnitude of the charge is 1 unit, ऐसे भी बोल सकते हो। समझ गए ना? जब ये कंडीशन होगी 1 टेस्ला 1 न्यूटन के बराबर होता है। टेस्ला 1 बेसिकली 1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स के बराबर हो जाती है जब ये कंडीशंस होती हैं। तो लिखिए 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड। 1 टेस्ला 1 न्यूटन के बराबर होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला के बराबर तब होगी जब चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा हो, 1 न्यूटन का, और चार्ज 90 डिग्री पे मूव कर रहा हो, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड से, उसकी वेलोसिटी कितनी रही हो, 1 यूनिट रही हो, और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहा हो, 1 कूलॉम रहा हो या फिर 1 यूनिट रहा हो। ठीक है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 1 टेस्ला होगी। लिखिए 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड in which a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second, at right angles to the field, experiences a force of 1 newton, देखो एक इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है। तो 1 गॉस जो होता है उसको बोलते हैं गॉस। तो कभी न्यूमेरिकल में गॉस अगर आपको दे दिया जाए कि द मैग्नेटिक फील्ड इज 10 गॉस, कुछ भी दे दिया जाए, तो 1 गॉस किसके बराबर होता है? 10 के पावर -4 टेस्ला के बराबर होती है। याद रखना ये चीज़। तो कभी कभी टेस्ला ना देखे गॉस की फॉर्म में दे सकता है। जैसे तुम्हें यार डिस्टेंस सेंटीमीटर ना देखे सेंटीमीटर दे दी जाती है, तो कन्वर्ट करना पता है ना तुम्हें। उस तरीके से गॉस दे दिया जाए तो टेस्ला में कैसे कन्वर्ट करोगे? ऐसे करोगे। नोट कर लीजिए। डायमेंशन में एम्पेयर को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था अभी हमने 11th में तो 3 ही पढ़े थे। MLT मैंने इसमें बताया था कि A भी इंक्लूड करा जा सकता है। तो देखिए B का फॉर्मूला क्या आया था? F/QV। Q को क्या लिख सकते हैं हम? Q को क्या लिख सकते हैं भाई? एम्पेयर सेकंड लिख सकते हैं, वेलोसिटी को V। अब मुझे बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। ये तो पढ़ा है ना। M इज द मास, या फिर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो kg का मीटर हो गया, मास हो गया, L हो गया मीटर का, और पर सेकंड स्क्वायर का क्या होगा? T-2 हो गया। ठीक, एम्पेयर को एम्पेयर ही लिखते हैं, ध्यान से देखना। एम्पेयर को एम्पेयर लिखते हैं, सेकंड को T लिखेंगे। एम्पेयर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। T से कंफ्यूज, M को मास मत ले लेना। M इज द मास, और L इज द लेंथ, और T इज द टाइम, जो भी यूनिट रही हो उससे कोई मतलब नहीं है। और V का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, तो LT-1 होता है इसका। वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1 मीटर पर सेकंड। देखो इसको सॉल्व करो, ML और T को एक साथ ले आओ, आंसर आपका आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ V आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। बताइए, देखो MT-1
सॉरी एम टी माइनस 2a-1 आ रहा होगा, ए ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, बाकी सॉल्व करके एल कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो साफ साफ दिख रहा है, नहीं टी कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, यही आएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स। अच्छा उसमें मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखवाया ना उसको, वेक्टर फॉर्म में भी लिख लो यार, वेक्टर फॉर्म में लिखवाया नहीं मैंने। वो जो फॉर्मूला आया था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा था ना, इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, F को वेक्टर में लिख सकते हैं, Q तो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको कोई इतना छेड़ना नहीं है हमें, V और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि नहीं, तो इन वेक्टर फॉर्म ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। V क्रॉस B लिखना, B क्रॉस B नहीं लिखोगे, अंतर होता है, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। V क्रॉस B, तो V क्रॉस फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है ना, अगर B क्रॉस B कर दोगे तो नीचे की तरफ आएगा। ये बात समझ में कब आएगी, जब आप वेक्टर 11th में सही से पढ़ा होगा, ठीक। तो ये बात मेरी समझ में आई होती, जिसने पढ़ी है वो आगे समझ गया होगा। A क्रॉस B, ये A है ये B है, तो A क्रॉस B सपोज है तो ऊपर की तरफ जाता है A क्रॉस B क्रॉस से नीचे की तरफ आता है, फर्क पड़ता है, ठीक है, क्यों ऊपर की तरफ जा रही थी फोर्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ दैट फॉर्मूला। लॉरेंट्ज फोर्स लिखो, हेडिंग डालो लॉरेंट्ज फोर्स। यस हाँ लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली क्या होता है, ये जब कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे हो, तो उसमें दो फोर्सेज लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी, हमें पता है कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो फोर्स लगती है उसमें, और मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज है तो उसको भी फोर्स लगती है, अभी पढ़ा है हमने। तो इन दोनों का जो सम होता है वही क्या बोला जाता है, लॉरेंट्ज फोर्स बोला जाता है, समझ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स की फॉर्मूला क्या था, क्यू ई था, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फॉर्मूला आया था भैया, क्यू वी क्रॉस बी आया। तो नेट जो लॉरेंट्ज फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख देंगे, तो लॉरेंट्ज फोर्स एफ वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, बस समझ में आ गई ना बात सबको। तो ऐसा करो, लिख लो इसमें द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, द टोटल फोर्स experienced by the charge particle moving in a region where both electric and magnetic fields are present, इससे पहले जो फोर्स थी वो क्या थी, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स थी, वो केवल लॉरेंट्ज फोर्स नहीं थी वो, where both electric and magnetic fields are present is called Lorentz force, उसको क्या बोलते हैं हम, लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेना, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, कहीं कर रही है वेलोसिटी आ रहा है इस मामले में, नहीं आ रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉरेंट्ज फोर्स हो गया, लिख लो। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे क्यू कॉमन ले लो, ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू कॉमन ले लिया हमने, ठीक है।